नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी की ओर ले चलता हूं जिससे कि आप सोचने पर और सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। सोचो, अगर आपकी आवाज को बंद कर दिया जाए, आपकी आवाज उठाने के सारे रास्ते बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप बेबस हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे और हार कर थक कर बैठ जाएंगे। लेकिन आज एक ऐसी कहानी से आप सब लोग परिचित हैं, जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल। हाल ही के दिनों में नेपाल में उथल पुथल रही और अंतरिम प्रधानमंत्री माननीय श्री सुशीला कार्की की नियुक्ति की गई है। लेकिन नियुक्ति से पहले जो कुछ भी हुआ उसे हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और अंत तक समझेंगे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। क्या सुशीला कार्की को 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है या सदा सदा के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है? प्रश्न नंबर दूसरा, जो जेनजी प्रोटेस्ट में युवाओं के चेहरे रहे, काठमांडू के मेयर जिनका नाम बालेंद्र शाह है, आखिर उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? प्रश्न नंबर तीसरा, ये अंतरिम प्रधानमंत्री होता क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सुशीला कार्की के पति को हाईजैकर के रूप में जाना जाता है, आखिर फिर भी सुशीला कार्की के पति जो कि एक हाईजैक विमान हादसे में इनका नाम सामने आया, फिर भी इनकी पत्नी सुशीला कार्की को नेपाल का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर सिंह, डायरेक्टर ज्ञानायन झांसी। सुशीला कार्की जो नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका जन्म 5 जून 1952 को नेपाल में हुआ, लेकिन भारत से इनका अहम लगाव है। उसका कारण यह है कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रखा है, जो कि भारत की BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। दूसरा, इनकी सबसे महत्वपूर्ण डिग्री है LLB, जो कि इन्होंने नेपाल के त्रिचंद विश्वविद्यालय से ही की है। ये नेपाल की चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल भी रही हैं। इनका कार्यकाल 11 जुलाई 2016 से और इनका कार्यकाल 11 जुलाई 2016 से 2017 6 जून तक नेपाल के CGI के रूप में रहा है। यह एक पॉलिटिशियन है, एक ऑथर है और एक यानी कि विधिवेत्ता और वकील और जज भी हैं। सुशीला कार्की के अपॉइंटमेंट को भारत सरकार की तरफ से स्वीकृति दी गई है और बधाई भी दी गई है। अब समझते हैं नेपाल के संविधान में जो प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत सुशीला कार्की की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है। जब यह CGI थी तब इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कई ऐसे कानून पास किए जिससे कि इनकी छवि एक भ्रष्टाचार विरोधी जज के रूप में उभरी है और आज उसी का परिणाम है कि इन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल में नियुक्त किया गया है। अब बात यह है कि अंतरिम प्रधानमंत्री होता क्या है? तो अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, जैसे कि अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यकाल यह होता है कि वह आने वाले समय के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना होता है कि जो 5 साल के लिए सरकार चला सके, या फिर जिस देश में जितना कार्यकाल निर्धारित है PM के लिए उतने दिनों के लिए एक स्थायी रूप से सरकार चला सके। तो इनका कार्यकाल है कि यह नेपाल के लिए परमानेंट प्रधानमंत्री का चुनाव कराएंगे और बाद में चुनाव कराने के बाद ये अपने पद से हट जाएंगे और नए प्रधानमंत्री नेपाल के जो बनेंगे वो नेपाल को आगे सुचारू रूप से चलाएंगे। सुशीला कार्की का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वह हाल ही में 12 सितंबर 2025 को हुआ है। लेकिन यहां प्रश्न यह भी है कि जेनजी प्रोटेस्ट के जो मुख्य चेहरे रहे हैं, जिनका नाम है काठमांडू के जो मेयर रहे हैं बालेंद्र शाह, आखिर वो कहां हैं और क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण नहीं किया या फिर उन्हें पदभार सौंपा नहीं गया है? तो इसका कारण मात्र ये है कि जेनजी प्रोटेस्ट के जो चहेते हैं बालेंद्र शाह, वो इतने कम समय के लिए यानी कि मात्र 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आगे जाके नेपाल की सत्ता संभालें और लॉन्ग समय तक यानी कम से कम 5 साल तक जो सरकार का वहां टाइम पीरियड फिक्स है वो 5 साल तक के लिए प्रधानमंत्री बने, जिससे कि नेपाल में जो अनस्टेबिलिटी हो गई है वो स्टेबल हो जाए नेपाल और राजनीतिक गतिविधि पुनः सुचारू रूप से चले।
अब प्रश्न ये है कि इनके जो पति हैं सुशीला कार्की के, जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद सुब्बा, आखिर इन्हें हाईजैकर क्यों कहा जाता है? एक हाईजैकर की पत्नी को पीएम बना दिया जाता है, इसका कारण क्या है? वो नेपाल में 1970 का दौर था, यानी कि 1970 का दशक था, जब नेपाल में पंचायती शासन के लिए राजनीतिक गतिविधि चल रही थी और इसी गतिविधि के दौरान कई पॉलिटिकल पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया। उस समय वामपंथी और कांग्रेस की जो पार्टी थी वो राजनीतिक गतिविधि अंडरग्राउंड कर रही थी और इन्हीं गतिविधियों में शामिल थे दुर्गा प्रसाद सुब्बा, जो कि इनके पति हैं सुशीला कार्की के। उस समय जब भूमिगत आंदोलन चल रहा था तो 1973 में नेपाल में जो कांग्रेस पार्टी है, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा नेपाली एयरलाइंस यानी कि रॉयल नेपाली एयरलाइंस का एक विमान DHC-6 को इन्होंने हाईजैक किया, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाईजैक किया और भारत की तरफ ले जाने की कोशिश की। लेकिन इनका कारण आतंकवादी गतिविधि नहीं था, इनका मात्र एक उद्देश्य था कि पार्टी के लिए यानी कांग्रेस पार्टी के लिए भारत से धन एकत्रित किया जाए और गतिविधि को मजबूत किया जाए, जिससे कि आंदोलन मजबूत हो और पार्टी मजबूत हो। इसी घटना को नेपाल में और विश्व में नेपाल प्लान हाईजैक केस के नाम से जाना जाता है। इसी केस में इनके पति दुर्गा प्रसाद सुब्बा का नाम सामने आया है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने की बात है कि इनका जो इंटेंशन था हाईजैक करने का प्लेन का, ये कोई टेरर इंटेंशन नहीं था, यानी कोई आतंकवादी इंटेंशन नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक इंटेंशन था, यानी कि पॉलिटिकल उद्देश्य था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि एक हाईजैकर की पत्नी को नेपाल का अंतरिम पीएम बनाया गया है। अब प्रश्न ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है नेपाल का, ये शुरू क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे? क्या एकाएक ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया? यानी कि अब प्रश्न ये है कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट यानी हुआ, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया? क्या बुजुर्ग थे, क्या पॉलिटिशियन थे, क्या वकील थे? आंसर है नहीं। जैन जी प्रोटेस्ट ये वो युवाओं का वर्ग समूह है जिनकी उम्र 13 से लेकर 28 वर्ष के बीच गिनी जाती है। इसमें स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल थे। कारण मात्र सिर्फ एक। सोचिए, जब आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, आपकी आवाज फ्रीडम टू स्पीच के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो आप अपनी अभिव्यक्ति को कैसे व्यक्त करेंगे? ये तो सीधा सीधा आपकी जिंदगी पर, आपकी लाइफ विद डिग्निटी पर प्रहार है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जैन जी ने साहस, वो हौसला, वो उत्साह दिखाया जो संपूर्ण विश्व में एक संदेश के रूप में आज प्रचारित है। और हम सब लोगों को इनसे सीख लेने चाहिए कि अगर अपनी अभिव्यक्ति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। और कहा भी गया है, भारतीय संस्कृति में तो कहा भी गया है कि गॉड नेवर शट डोर ओपन अनदर डोर। भगवान कभी सारे रास्ते बंद नहीं करता है, वो एक रास्ता तब बंद करता है जब दूसरा रास्ता खोल देता है। बस बशर्ते हमें उस रास्ते को पहचानना है कि वो रास्ता कौन है, जिससे कि हम अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जिंदगी को बेटर बना सकें। जब नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सारे प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए और गवर्नमेंट यानी कि केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट द्वारा तर्क दिया गया है कि यहाँ के युवा सोशल मीडिया के जरिए अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने जीवन से भटक रहे हैं, तब जाके हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। इसका रीजन कुछ और ही है। जब फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जैन जियो ने देखा कि
जो नेपाली किड्स के नाम से जो मशहूर है, यानी कि नेपाल के राजनेताओं, बड़े बड़े आदमी, पूंजीपतियों के लड़के, इनकी लाइफ तो एक तरह लग्जरी है। बड़ी बड़ी फोटो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कहीं कैफे में, कहीं मॉल में बड़े बड़े ब्रांडेड सूट पहनकर ये लोग घूम रहे हैं, अपनी जीवन को ऐश के तरीके से जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेपाल की आम जनता के पास कुछ बचा ही नहीं है, ना शिक्षा, ना रोजगार, ना रहने के लिए मकान, जबकि टैक्स का पैसा जनता का ही है। ये दिमाग में यह बात जनजियों के घुस गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब इसका विरोध करेंगे। तब उन्होंने विरोध करना चालू किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो इसी के जरिए इन्होंने अपनी आवाज उठाई, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि ये आवाज दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है जिसके कारण हमारी सरकार गिर सकती है। तो केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया और तर्क तो हम आपके सामने पेश कर चुके हैं कि क्यों किया। लेकिन हकीकत यह है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन जेएनजीओ ने हौसला दिखाया। धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट जो कि स्कूली छात्राओं के रूप में शुरू हुआ था, आगे जाके भ्रष्टाचार विरोधी, राजनीतिक विरोधी और गवर्नमेंट विरोधी आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। और अंततः परिणाम आप सब लोगों के सामने है। केपी शर्मा ओली को और उनके मंत्रियों को, उनके सहकर्मियों को नेपाल छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। और आज का समय है कि नई अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की है, नया माहौल है, नई सोच है, नई उमंग है। अब बात यह है कि सोशल मीडिया को बैन तो कर दिया, लेकिन फिर जेएनजीओ ने अपनी आवाज उठाई कैसे? जेएनजीओ ने अपनी आवाज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम डिस्कोर्स है, इसके जरिए उठाई। डिस्कोर्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मुख्यतः यह एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि गेमिंग ऐप है। इस ऐप पर सभी जेएनजी, सभी युवा वर्ग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी विचारधारा, अपने विचार प्रस्तुत किए। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोटेस्ट, एक आंदोलन जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू हुआ और अंततः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही खत्म हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सरकार, अपना प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चुन लिया है। आंकड़े क्या है? जब सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें कितने वोट मिले? आंकड़े क्या है? जब सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें कितने वोट मिले? सामने स्क्रीन पर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया का एकमात्र प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुआ उससे हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ समझ मिलती है। लेकिन एक चुनौती भी है इनके सामने। क्या यह आगे जाकर गवर्नमेंट को स्टेबल कर पाएंगे? क्या जो जनता के चहेते रहे बालेंद्र शाह है, जिन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री की भूमिका स्वीकार नहीं की, वो सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बना दिया गया है, बाकायदा वोटिंग के जरिए बनाया है। तो उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में तो यही चल रहा है कि हम आगे जाके प्रधानमंत्री बनेंगे और नेपाल को एक सही दिशा देंगे, जिससे कि राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ सामाजिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता भी नेपाल में आए। लेकिन आगे चुनौती यह है कि बालेंद्र शाह को पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बनाया जाता है कि नहीं, यह चुनाव में जीत पाते हैं कि नहीं। इसके साथ साथ एक चुनौती यह भी है कि आगे नेपाल को स्टेबल कैसे रखा जाए, और स्टेबल रखने के साथ साथ पड़ोसियों से, खासकर भारत देश से, उनके पड़ोसी देश चाइना से और विश्व राजनीति में विश्व के अन्य देशों से किस प्रकार से रिकनेक्ट नेपाल होता है, यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसी प्रकार की वीडियो को जानने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक करें, इससे कि हमारा उत्साह बना रहे। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से हम एक सामाजिक जो उथल पुथल विश्व में और भारत में हो रही है आप लोगों के सामने पेश करता रहूंगा। हाँ, जानता हूं कि थोड़ा बहुत वीडियो में अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ गलतियां हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।